आइए आज हम कास के इन मानों को समझेंगे। कल अपन ने जैसा कि साइन के मानों को देखा था, कास के मानों को देखिए तो साइन के 0 से 360 अंश तक के मान क्रमशः कुछ इस प्रकार से थे। कास के मान यदि साइन के 0 से 90 अंश तक के मान के क्रम को बदल दे, यदि आरोही क्रम हो तो हम उसको अवरोही क्रम बना ले, तो ऐसी कंडीशन में वो मान कास के बन जाते हैं। ध्यान दे हम तो हम पाते हैं कि पहले चतुर्थांश में कोई भी पद ऋणात्मक नहीं है। इसलिए कक्षा 10वीं तक में हमने जब 90 अंश तक के साइन कास टेन की वैल्यू को निकाले थे तो कोई भी पद ऋणात्मक नहीं होता था। लेकिन वही अब बारी आती है कास के मानों की। तो कास के मानों को ध्यान से देखें तो साइन के मान 0 से 90 का व्युत्क्रम कर दे, साइन के 0 से 90 तक के मान का क्रम बदल दे। ये क्रम आरोही था तो हमने अवरोही क्रम में इन मानों को लिख लिए तो वो कास के मान बन गए। अब बारी आती है जैसे ही हम 90 की बाउंड्री को पार करेंगे तो यहाँ मान 0 के जस्ट पहले 1/2 है, यही 1/2 आएगा मान और चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है। 0 के पहले 1/2, उसके पहले 1/2, यही का यही मान फिर से रिपीट होगा, यानी कि ऋण 1/2। 0 के पहले 1/2 तो ऋण 1/2, 0 के पहले 1/2 तो ये ऋण 1/2, 0 का तीसरे नंबर का मान करनी 3/2 है, तो यहाँ पर भी यही का यही मान रिपीट होगा, ऋण करनी 3/2 और धन 1 यहाँ पर ऋण 1 में बदल जाएगा। जैसे ही हम 180 की बाउंड्री को पार करेंगे, 180 की बाउंड्री को पार करते हैं तो हमारे पास चतुर्थांश तीसरा हो जाता है और तीसरे चतुर्थांश के भी कंडीशन में हम पाते हैं कि ये मान क्रमशः उसी प्रकार से रिपीट होंगे और रिपीट के क्रम में ध्यान रखना है कि ये कुछ इस प्रकार से मान आते चले जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश को जैसे ही हम पार करें हम आ जाते हैं चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 तक की वैल्यू है, ये कास का ही चतुर्थांश है क्योंकि कास में आधार आता है और कर्ण आता है। यहाँ ना तो आधार ऋणात्मक है और ना ही कर्ण ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर यही वैल्यू रिपीट होगी लेकिन चिन्ह ऋण की बजाय अब धन आएंगे। 0 के पहले ऋण 1/2 तो यहाँ आएगा धन 1/2, 0 के पहले दूसरे नंबर का बाईं ओर का मान है ऋण 1/2, यही का यही मान यहाँ रिपीट होगा। यहाँ ऋण करनी 3/2, ये मान रिपीट होगा करनी 3/2 और ये वैल्यू आ गई 0। हम में से सब जानते हैं, अगर हम टेन थीटा को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि टेन हमारे पास होता है लंब बटे आधा। टेन होता है हमारे पास लंब बटे आधा। यदि हम इस लंब बटे आधार को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि अंश में अगर साइन थीटा की वैल्यू रख दे और हर में cos थीटा की वैल्यू रख दे तो आपको टेन थीटा का मान मिल जाएगा। या इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो भी मान है उसमें यदि हम cos थीटा के मान को भाग दे दे, यानी साइन थीटा का मान यथावत रहने दे और cos थीटा के मान को यदि हम पलट दे तो ऐसी कंडीशन में गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो टेन की आएगी। तो ध्यान से देखिए, 0 में 1 का भाग देने पर 0, 1/2 में जब करनी 3/2 का हम भाग देते हैं तो भाग देने की प्रक्रिया में भागित का चिन्ह पलट जब गुणे में बदलता है तो ये भागित नाम गुणित हो जाता है, 2 से 2 कट जाता और वैल्यू आ जाती 1/3। क्योंकि 1/2 है, दूसरा मान भी 1/2 है, दोनों कट के वैल्यू बन जाती 1। करनी 3/2 में 1/2 का भाग देना है, 1/2 को पलटा देना तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ वैल्यू आ गई करनी 3। 1 में 0 का भाग देते हैं तो हम में से सब जानते कि जब हम
किसी संख्या का पहाड़ा प्रतीक, मान लो 2 का हम पहाड़ा प्रतीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, इस प्रकार की संख्या आती है। अब हमको 1 में शून्य का भाग देना है। अब जब 1 में हम शून्य का भाग देंगे तो हम पाएंगे शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य चौके शून्य, शून्य हजार सौ, शून्य करोड़ शून्य, शून्य अरब शून्य, हम चाहे जितना भी पढ़े। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह फंक्शन परिभाषित नहीं है, जिसको पाना से लिखा जाता है। कई यहाँ पर इस प्रकार का संकेत भी आप देखते होंगे, जिसको हम इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं। अब ध्यान से अगर हम देखें तो पाते हैं कि कुछ इस प्रकार की वैल्यू हो। अब देखें हम तो मान के आएंगे tan थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक है, दूसरे में tan ऋणात्मक है, तो इन्हीं मानों का रिप्लीकेशन होगा। करनी 3 ही आएगा, लेकिन चिन्ह ऋण करनी 3 होगा। 1 ऋण 1 हो जाएगा, 1 करनी 3, ऋण 1 करनी 3 होगा, और यहां पर मान आएगा 0। पुनः ध्यान से देखिए 210 अंक, जैसे हम 180 की बाउंड्री को पार करते हैं तो यहाँ पर आधार भी ऋणात्मक है, यहाँ पर लंब भी ऋणात्मक है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब भी ऋणात्मक है, आधार भी ऋणात्मक है, तो ऋण से ऋण कट के tan धनात्मक हो जाता है। मतलब यही मान फिर से रिपीट होंगे, लेकिन ऋण 1 करने 3, धन 1 करने 3, ऋण 1 धन 1, ऋण करने 3 धन करने 3, और परिभाषित नहीं है, यथावत वैसा ही रहेगा। 270 मतलब हम तीसरे चतुर्थांश की बाउंड्री पर है, 270 को जैसे ही पार करेंगे हम चौथे में पहुंच रहे। चौथे में tan ऋणात्मक है, इसलिए ये वैल्यू फिर से लिखना, लेकिन इनके आगे धन की बजाय ऋण का चिन्ह आने लग जाएगा। परिभाषित नहीं है कि पहले धन करनी थी तो यहाँ ऋण करनी थी, परिभाषित नहीं है कि दूसरे नंबर पर धन है तो यहाँ दूसरे नंबर पर ऋण है, तीसरे नंबर पर 1 करनी थी तो यहाँ ऋण 1 करनी थी। परिभाषित नहीं है कि पहले यहाँ पर 0 तो यहाँ भी आ गया 0। यदि हम में से किसी को साइन की वैल्यू पता है तो साइन का व्युत्क्रम हम जानते हैं, साइन थीटा होता है किसी संपूर्ण त्रिभुज में थीटा की समभुजा, जिसको कि हम लंब कहते हैं, और एक भुजा को हम कर्ण कहते हैं। लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। यदि हम इसके व्युत्क्रम को देखें तो वो कहलाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में ध्यान से देखें तो हम पाते हैं अनुपात होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा के मान को पलट दे, साइन थीटा के मान का व्युत्क्रम कर दे तो हमको उसका व्युत्क्रम कोसेक मिल जाएगा। तो कोसेक थीटा हमारे पास शून्य का व्युत्क्रम, अगर यहाँ पर 0/1 है तो उसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0, जिसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं है। 1/2 को पलटने पर 2, 1/2 को पलटने पर करनी 2, करनी 3/2 को पलटने पर 2/3, 1 का व्युत्क्रम 1, करनी 3/2 का व्युत्क्रम 2/3, 1/2 का व्युत्क्रम करनी 2, 1/2 का व्युत्क्रम 2, पुनः शून्य का व्युत्क्रम हम में से सब जानते हैं शून्य का व्युत्क्रम होगा परिभाषित नहीं। ऋण 1/2 का व्युत्क्रम ऋण 2, ऋण 1/2 का ऋण करनी 2, इसका व्युत्क्रम 2/3। चिन्ह वही आएंगे क्योंकि हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश और पहले में ही साइन और कोसेक धनात्मक है, बाकी सारे के सारे में ये मान ऋणात्मक होते हैं। तो मान लीजिए ऋण 1 का व्युत्क्रम ऋण 1, ऋण करनी 3/2 का व्युत्क्रम 2/3, ऋण 1/2 का व्युत्क्रम करनी 2/1, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक। ऋण 1/2 का व्युत्क्रम
ऋण 2/1। बटे में यदि हम 1 को न भी लगाए तो चलेगा, बटे में 1 को न भी लिखे तो चल जाता है। शून्य का व्युत्क्रम, यहां पर 360 की वैल्यू 0 साइन की, इसलिए इसकी वैल्यू शून्य का जब व्युत्क्रम करेंगे तो मान आएगा परिभाषित नहीं है। ये अभी अपन ने साइन की सहायता से जिस प्रकार से आपने कोसेक को समझने का प्रयास किया, यदि उसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो कॉस की सहायता से हम सारे सेक के मान लिख सकते हैं। यानी कॉस के मान का यदि हम व्युत्क्रम कर दें तो आपको सेक के मान मिल जाएंगे, और यदि आप टेन के मान का व्युत्क्रम कर दें तो आपको काट के मान मिल जाएंगे। तो ये दोनों आप लोगों के लिए ग्रह कार्य है कि कॉस और टेन की सहायता से सेक और काट के मान को आप लोग ज्ञात करेंगे। उम्मीद है त्रिकोणमिति फलनों के मान आपको समझ में आए होंगे। हम त्रिकोणमिति अनुपात कौन किस चतुर्थांश में क्यों ऋणात्मक होता है, क्यों धनात्मक होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।